एजुकेशन में देखिए छात्रों के लिए कितना बढ़िया काम किया है कि उनको इंटरेस्ट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो पैनल है अगर उसका हिसाब किताब लगाया जाए तो यहां पर 35 नंबर मिलते हैं 50 में से, यानी कि 70-100 में से, यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो मिल गई है प्रणब मुखर्जी को, ये कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि आंकड़े थोड़ा भ्रामक है श्रोताओं दर्शकों के लिए। मुझे लगता है गुप्ता जी बहुत एक सही बात कर रहे हैं कि ये एक बनी की दुकान वाला, इसे आप व्यवस्था न जोड़कर देखें, लाभ लागत वाला खाता नहीं है। इसमें अवसर लागत की बात भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। ये सिर्फ कोई भी बजट किसी भी सरकार का, खासकर देश का, सिर्फ आर्थिक बजट नहीं होता, वो राजनीतिक बजट भी होता है, वो सामाजिक बजट भी। आपको लगता है सबसे अनुभवी जो एक राजनेता है प्रणब मुखर्जी, वो इस सरकार में, आपको लगता है ये पॉलिटिशियंस बजट है पूरी तरह से जो आज? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि और पॉलिटिशियन बजट अगर है भी तो उसमें बुराई क्या है? क्या पॉलिटिशियन देश का हित में काम कर रहा है? मुझे लगता है ये बजट सिर्फ प्रणब मुखर्जी का नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी का बजट है, ये जो यूपीए सरकार है उसका बजट है, और कहीं ना कहीं उस परंपरा और उस विरासत से जुड़ा हुआ बजट है जो भूमंडलीकरण के इस दौर में भी सामाजिक न्याय की बात सोच रहा है। और शायद इस बजट का राजनीतिक उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, मगर वामपंथियों के दबाव के हटने के बावजूद इसमें आम आदमी को अनदेखा नहीं किया गया। एक और चीज जो पुष्पेश जी बता रहे हैं, अगर उस थॉट को सेकंड किया जाए तो बड़े हर्ष के साथ प्रणब मुखर्जी ने एक चीज बोली थी कि ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला बजट है जिसका एक्सपेंडिचर है 10,20,838 करोड़ रुपए। ये पहली बार है जब एक्सपेंडिचर 10 लाख के ऊपर गया। पुष्पेश जी एक चीज 1.5-2 नंबर इसीलिए काटे हैं, मुझे लगता है कि सीना तान कर ये कहना कि हमने खर्च इतना ज्यादा किया कि कमाई 98 और खर्चा रुपया, और उस पर आप दहाड़ के कहें कि हमने खर्च इतना बढ़िया किया। मुझे कुछ नंबर काटने का मन इसलिए भी हुआ कि जो राष्ट्रकुल खेलों की फिजूल खर्च नहीं है उसका भी इश्तेहार करना कि देश की छवि के लिए वो महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 3,472 करोड़ रुपए जो कि बढ़ा दिया गया 2100 करोड़ रुपए से। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, हैंडलूम सेक्टर वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मिदनापुर, श्रीनगर, ये हैंडलूम सेक्टर है। एएमयू की एक ब्रांच की बात की जा रही है, वेस्ट बंगाल, केरला, बाकी स्टेट्स भी हैं, उनकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि चुनाव सब जगह तो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, मगर कुछ चीजें मुझे फिर भी अटपटी लगी। जैसे मुझे लगा कि मैं भला चाहता हूं पंजाब विश्वविद्यालय का जो चंडीगढ़ में है, मगर मुझे लगता है कि 1-2 विश्वविद्यालयों को, 1-2 बॉटनिकल सर्वे को, एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल को अलग से राष्ट्रीय बजट में स्थान देना मेरे ख्याल में थोड़ा सौतिया बर्ताव है बाकी विश्वविद्यालयों की तरह। उसके लिए भी जहां से मैं आता हूं, एक बार फिर से बताना चाहेंगे थोड़ा सा टैक्स स्ट्रक्चर्स की अगर बात कर ले निशांत, अगर टैक्स स्ट्रक्चर्स जो बदलाव किए गए, 10,000 की जो एक रिबेट ज्यादा दी गई है इस बार। टीसी पंत हमारे साथ हैं। पंत साहब, ये क्या सिर्फ दाने डालने जैसा है? 10,000 रुपए की छूट जो और बढ़ाई गई है टैक्स में? बिल्कुल ये दाने जैसा है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि लोगों की अपेक्षा बहुत थी और ये बिल्कुल कॉस्मेटिक चेंजेस लगते हैं। 10,000 और ये लेडीज के लिए 1,80,000 से 1,90,000 और 1 लाख सीनियर सिटीजन के लिए 2,25 से 2,40। ये तो ऐसा लगता था कि लोगों की अपेक्षा बहुत थी, कुछ करना था इसलिए कर दिया, फॉर्मेलिटी वाली बात हुई। ये शायद न भी करते तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। उससे अच्छा बेहतर ये होता जो बहुत वृद्ध लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा 80 साल की उम्र के ऊपर लोग, उनका पूरा टैक्स एग्जम्पशन कर देते, क्योंकि हमारे कंट्री में भी सोशल सिक्योरिटी वगैरह इस तरह की चीज नहीं है। तो जो वृद्ध लोग हैं उनका आदर करना सरकार सोच रही थोड़ा, लेकिन उसमें त्वरित गति होनी चाहिए। एक सीनियर सिटीजन को एक इज्जतदार रहन सहन या रहने का इज्जतदार नागरिक बनने का मौका मिलना चाहिए, एक बजट के थ्रू किया जा सकता था। पंत साहब एक चीज जो हम समझना चाहेंगे, वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालो और शहद इस तरीके से निकालो कि मधुमक्खियां डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस तो छोड़िए, शहद भी नहीं निकल रहा है। एक चीज, इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है कोल्ड चेन को, एग्रीकल्चर, फ्रेश उस सेक्टर को और नेचुरल गैस, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये बात कही गई है और जहां लोगों की अपेक्षा थी, जैसे 80C जैसे प्रावधान में सेविंग्स के लिए मकान बनाते हैं, अभी आगे से इतनी बात हो रही थी इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन के लिए, उनका जब प्रिंसिपल अमाउंट का उसका कहीं हो ही नहीं पाता मुजरा डिडक्शन, क्योंकि उसमें पीपीएफ भी आ जाता है, प्रोविडेंट फंड भी आ जाता है। 1 लाख की सीमा में क्या क्या चीजें आप लाएंगे, उसका दायरा मेरे ख्याल से बढ़ाते तो नेशनल सेविंग्स के लिए भी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दोनों के लिए बड़ा कारगर रहता। जी, एक जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि कम से कम परचेजिंग पावर आम आदमी की बढ़ाई जाए, जिससे डिमांड बढ़े इकोनॉमी में, ये जो ग्रोथ का जो पैटर्न है उसको बूस्ट मिल सके। सरचार्ज को हटाया गया है, इसको आप वेलकम करते हैं? हम बहुत वेलकम करता हूं उसको मैं, लेकिन वो सरचार्ज अभी तो ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स है, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है 10 लाख से ऊपर वाले, उन्हीं के लिए किया गया, बड़ी अच्छी बात है। मिस्टर पंत, एक और चीज यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया जाएगा उसमें 100% एग्जेम्पशन है। ये बात अच्छी है, जो ब्लैक है वो व्हाइट भी हो सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी बताएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं इस देश में ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है? देखिए इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन ये बात भी सही है, पहले ये काम बड़े क्लैंडस्टाइन छद्म तरीके से होता था,
अंडर द टेबल डोनेशन दिए जाते थे, ये दिए जाते थे, अब ये क्लियर हो गया है। लेकिन इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रस्ट हैं जेन्युइन है, जो ये बाकी चीजें दान दिए जा रहे हैं ये जेन्युइन है। ये ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कि मैंने 1 लाख का चेक दे दिया, मुझे कहा 50,000 रुपए लौटा दीजिए आप और 1 लाख आपका डोनेशन हो गया। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चूंकि आपने मौका दिया है, ये जो सेस होती है, एजुकेशन सेस, सेंट्रल एंड सीनियर एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो जो हम वसूल कर रहे हैं इतने साल में, गवर्नमेंट इस पैसे को जो वसूल करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कब्जे में है सेस वाला पैसा, कैसे खर्च होता है, इससे एजुकेशन कहां प्रमोट की जा रही, क्या हो जा रहा है, यह भी बताने की मेरे ख्याल से बजट में या और किसी तरीके से गवर्नमेंट को जरूरत महसूस होनी चाहिए। जी, और साथ ही बंद साहब, अब अगर मैं अपने वकील के पास जाऊंगी लीगल कंसल्टेंसी के लिए, या फिर मैं अपने सीए को कंसल्ट करूंगी अपने पूरे खर्चे के, आमदनी के स्रोत के बारे में, इन सब चीजों पर अब मुझे और ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा, इस पर भी सर्विस टैक्स लगा दिया गया है? इसके बारे में मैं अपने मित्र संतोष कुमार जी हैं, सुनील गुप्ता जी ये काफी प्रैक्टिसिंग वो हैं, बताना चाहेंगे। लेकिन मैं कहूंगा वो भी अभी इन्होंने हर एक के लिए नहीं किया है ओपन, ये कुछ ही लोगों पे लगाया गया है सर्विस टैक्स, थोड़ा चार्जेस बढ़ जाएंगे, उसमें देने जरूर पड़ेंगे, लेकिन इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जो आदमी एक एडवोकेट के पास, सीए के पास जाता है कंसल्टेंसी के लिए, तो उसकी फीस अफोर्ड कर सकता है पे करने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा टैक्स लगे तो आपके पास वापस आएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे क्या महंगा क्या सस्ता है, इस बजट में क्या हुआ फैसला, एक छोटे से ब्रेक के बाद।